विज्ञान का चैप्टर नंबर 3 है केमिस्ट्री पोर्शन में, जिसका नाम है धातु और अधातु। ठीक है, कक्षा 10 के साइंस में तो चैप्टर नंबर 3 है वो केमिस्ट्री पोर्शन में आता है। तीसरा लेसन है धातु और अधातु। धातु और अधातु और उपधातु, इनको समझने से पहले हमको पता होना चाहिए कि तत्व क्या होता है। कोई बताएगा तत्व क्या होता है? तत्व को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स। क्या कहते हैं? एलिमेंट। 9th में पढ़े हो तत्व के बारे में। अगर कोई पदार्थ है और उस पदार्थ में वो पदार्थ जो है छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना है, सबको पता है, 9th में पढ़े हो, है ना? छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना है। और 9th में ये भी पढ़े हो कि जो अणु होते हैं वो और छोटे कणों से मिलकर बने, जिनको परमाणु कहते हैं, जिसकी खोज डाल्टन ने की थी। ठीक है, तो अगर हम छोटे लेवल पे जाते हैं तो हमको परमाणु मिलेगा। ठीक है, अगर कोई पदार्थ एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, अगर उसको हम जूम करके देखें, कोई पदार्थ उठा ले, कोई द्रव्य ले ले, कोई वस्तु ले ले, ठीक है, उसको अगर हम जूम करके देखें और उनके अंदर के परमाणुओं को हम देखें, कोई दूसरे प्रकार का परमाणु ना हो, ठीक है, तो हम ऐसे पदार्थ को क्या कहेंगे? तत्व कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे, जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु लगे होते हैं, एक जैसे ही। ठीक, उनको हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। आई बात समझ में? और अब तक हमारे पूरी दुनिया में, पूरे सृष्टि में, संसार में अब तक 118 तत्व खोजे जा चुके हैं वैज्ञानिकों के द्वारा। 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। ठीक है, उन 118 तत्वों को एक सारणी में बना करके हमको हमारे सिलेबस में दिया गया है पढ़ने के लिए। वो सारणी को कहते हैं आवर्त सारणी। क्या कहते हैं? आवर्त सारणी, या दीर्घाकार आवर्त सारणी, या लॉन्ग पीरियोडिक टेबल ऑफ लॉन्ग सॉल्व, या दीर्घाकार आवर्त सारणी, या मॉडर्न आवर्त पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, तो ये जो आवर्त सारणी है इसको कहते हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी। इस आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं। अब तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है ना? जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, ये सब क्या है? ये सब तत्व है। और यही आपस में मिल करके यौगिक बनाते हैं। ये सब आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। ठीक, और इन तत्वों के अलग अलग लक्षण होते हैं, अलग अलग के रासायनिक गुण होते हैं, अलग अलग के भौतिक गुण होते हैं। इनके रासायनिक भौतिक गुणों के आधार पर इन तत्वों को 118 तत्वों को 118 तत्व है ना, इन 118 तत्वों को अपने भौतिक गुण और रासायनिक गुण के कारण इनको 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। कौन कौन से 3 कैटेगरी में? धातु में, अधातु में, ये तत्व है 118 तत्व है। ठीक, अधातु में और उपधातु में बांट दिया गया है। ठीक, धातु और अधातु दोनों के गुण अलग अलग होते हैं। उपधातुओं के गुण इन दोनों से मैच करते हैं। समझ में आई बात? तो उपधातु के बारे में हम थोड़ा सा बताएंगे इस चैप्टर में। हमारा पूरा फोकस धातु और अधातु पे रहेगा। आई बात समझ में? तो सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशन लिखेंगे तत्व की। क्या डिफिनेशन है? वे पदार्थ, सब लोग लिखो साथ में, वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन पदार्थों को क्या कहते हैं? उन्हें तत्व कहते हैं। तत्व या एलिमेंट, उन्हें तत्व या एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक, और अब तक कितने तत्व ज्ञात हैं? हाँ, अब तक प्रकृति में 118 तत्व ज्ञात हैं या इनकी खोज हो चुकी है, जिन्हें कहाँ रखा गया है? जिन्हें आवर्त सारणी
जिन्हें आवर्त सारणी, वही आवर्त सारणी, दीर्घाकार आवर्त सारणी, ठीक है, जिन्हें आवर्त सारणी यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी, ब्रैकेट में आधुनिक लिख दो, जिन्हें आधुनिक आवर्त सारणी में चार चार ब्लॉकों के रूप में, चार ब्लॉकों के रूप में, चार ब्लॉक के रूप में व्यवस्थित करके रखा गया है, चार ब्लॉकों के रूप, ताकि हमको समझने में आसानी हो। चार ब्लॉक कौन कौन से? चार ब्लॉक कौन कौन से? SPDF, कौन कौन से चार ब्लॉक? S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक तथा F ब्लॉक। चार ब्लॉक में आवर्त सारणी बटी होती है, ठीक है, व्यवस्थित करके रखा गया। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल जैसे सोडियम एक तत्व का नाम है, जैसे पोटेशियम एक तत्व का नाम है, जैसे फ्लोरीन एक तत्व का नाम, ऑक्सीजन एक तत्व है, क्लोरीन एक तत्व है, बोलो, हीलियम एक तत्व का नाम है। इस तरीके के बहुत सारे तत्व होते हैं, 118 होते हैं, तो 118 तो लिख नहीं पाएंगे, दो चार नाम मैंने बता दिए। नाइट्रोजन तत्व है। गुणों में भिन्नता के कारण, यहाँ पे लिखो, गुणों में भिन्नता के कारण, गुणों में भिन्नता के कारण तत्वों को तीन भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है। गुणों में भिन्नता के कारण तत्वों को तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से तीन भाग हैं? नंबर एक, धातु। धातु को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? मेटल। क्या कहते हैं? मेटल्स, ठीक। नंबर दो, अधातु। अधातु को अंग्रेजी में कोई बताएगा क्या कहते हैं? नॉन मेटल। क्या कहते हैं? नॉन मेटल्स, नॉन मेटल, ठीक। और नंबर तीन, उपधातु। उपधातु को कोई बताएगा क्या कहते हैं? मेटालॉइड्स। क्या कहते हैं? मेटालॉइड्स। उपधातु को कहते हैं मेटालॉइड्स, ठीक है। इसके बाद हम सबसे पहले हम बनाएंगे हेडिंग नंबर एक, धातु के बारे में। धातुएं क्या होती हैं, धातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं, इसके रासायनिक गुण होते हैं, ये सारी बातें हम जब तक निपटा नहीं लेंगे तब तक हम धातु को छोड़ेंगे नहीं, ठीक। सारी बातें हम पढ़ेंगे धातुओं के बारे में। जल्दी से लिखो, बहुत जल्दी से। तो अब हम पढ़ेंगे धातुओं के बारे में। धातुएं या धातुएं, ठीक, मेटल। देखो धातु में क्या होते हैं, देखो धातु जो बना है वो एक शब्द है धन, धन से बना है धातु। धातुएं धन से तो लग रहा है, धन, धातु, धन शब्द से मिलकर बना है धातु। और धन का मतलब होता है धनी। धन का मतलब क्या होता है? धनी या अमीर, ये तो होता है धनी होना या अमीर होना। तो अमीर या धनी किसको कहता है? जिसके पास धन हो। नहीं, जिसके पास धन हो उसको अमीर नहीं कहता है। हाँ, अच्छा ना, जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, जिसके पास धन हो, उसको धनी नहीं कहता है। देखो, धनी या अमीर उसको कहते हैं कि जो जितने ज्यादा खर्च करता हो, जितना ज्यादा खर्च करता हो उसको कहते हैं धनी या अमीर। समझ में आई बात? किसी के पास खूब ज्यादा पैसा है और अपने घर में भर के रख रहा है और ऐसे नंगे पाँव और फटी बनियानी पहन के घूम रहा हो, तो उसको कोई धनी कहेगा? नहीं कहेगा। वो जितने ज्यादा वो रिलीज करेगा अपना पैसा, जितने ज्यादा खर्च करेगा, उतने ज्यादा वो धनी कहलाएगा। धनी का मतलब ये होता है। धनी का मतलब नहीं कि जेब में तुमने इधर गड्डी रख लिया है और तुम टहल रहे हो, भूख लगी है, खाना नहीं खा रहे हो, फिर वो पैसे क्या करेंगे खर्च करके। तो पैसे रखना वो अलग चीज है, पैसे को खर्च करना अलग चीज है। पैसे को खर्च कर रहे हो, पैसे का लाभ उठा रहे हो, पैसे को खर्च करके उसकी सुविधाएं प्राप्त कर रहे हो, पैसे को खर्च कर रहे हो। तो जो व्यक्ति जितने ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है वो उतना ही धनी माना जाएगा।
आई बात समझ में? धनी का मतलब होता है खर्च करना। धनी का मतलब क्या होता है? खर्च करना, खर्च करने वाला, जितना देता है। समझ में आई बात? यहीं से एक बात समझ में ये आती है कि धातुएं जो होती है ना, धातुएं उन तत्वों को कहते हैं जो अपने अंदर के इलेक्ट्रॉनों को बहुत आसानी से खर्च कर देते हैं, दे देते हैं दूसरे को। आई बात समझ में? धातुएं वे तत्व होते हैं जो अपने अंदर के इलेक्ट्रॉनों को, अपने परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को बाहर बहुत आसानी से निकाल देते हैं, खर्च कर देते हैं, और खर्च करके खुद क्या बना लेते हैं? धन आयन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? धन आयन बना लेते हैं। उनको धातुएं कहते हैं। फिर से सुन लो, धातुएं वे तत्व होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों को, परमाणु से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल करके खुद को क्या बना लेते हैं? धन आयन बनाने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा रखते हैं। आई बात समझ में? इनका स्वभाव होता है खर्च करना, सिर्फ खर्च करना, लेना नहीं। इलेक्ट्रॉन लेते नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉन देने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं, तत्पर रहते हैं कि वो जल्दी जल्दी हमारा कोई इलेक्ट्रॉन ले जाए। समझ में आई बात? उनको धातुएं कहते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि धातुओं के जो परमाणु होते हैं, जैसे ये धातु के नाभिक है परमाणु का, ये इसके चारों तरफ कक्षाएं पढ़े हो ना कक्षा 9 में, ये कक्षाएं। तो धातुओं की जो आखिरी कक्षा होती है, जैसे ये वाली मान लिया आखिरी कक्षा है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो बाकी अंदर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक से करीब होते हैं। इसकी वजह से नाभिक का आकर्षण बल इन इलेक्ट्रॉनों पे ज्यादा पड़ता है। ये वाले इलेक्ट्रॉन, जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन है, ये वाले इलेक्ट्रॉन, इनके ऊपर आकर्षण बल ज्यादा लगता है। इस वजह से ये अपनी कक्षा में ही बने रहते हैं। लेकिन इनकी जो आखिरी कक्षा होती है ना, ये थोड़ी ज्यादा दूर होती है, और ज्यादा दूर होने की वजह से इन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर इस नाभिक का आकर्षण बल बहुत कम लगता है, बहुत ज्यादा कम लगता है। आई बात समझ में? जैसे क्लास में सबसे पीछे वाली सीट पर बैठे बच्चों पर टीचर का ध्यान थोड़ा कम जाता है, तो फोकस कम रहता है। तो पीछे बैठे बच्चे निडर होते हैं, है ना? वो अपने मर्जी से कहो पढ़े पढ़े, ना पढ़े तो वो बातें करना शुरू कर दे, कहो उसमें मोबाइल चलाना शुरू कर दे, क्लास में अगर लाए हो तो कहो खाना पीना शुरू कर दे, कहो लंच शुरू हो जाए, पीछे लंच होके खत्म भी हो जाए और टीचर को पता ना चले, वो कहो चुपके से नीचे से मुंडी करके कहो क्लास से बाहर निकल जाए। पीछे जो बैठे होते हैं बच्चे नहीं, क्योंकि उनके ऊपर बाहर सामने खड़ा जो टीचर है उनके ऊपर उसका प्रभाव, टीचर का प्रभाव कम रहता है, दूरी होने की वजह से। इसकी वजह से उनके ऊपर टीचर का प्रभाव कम पड़ता है, जिसकी वजह से वो ध्यान नहीं देते हैं, फोकस नहीं करते हैं पढ़ाई पे। वो क्लास से बाहर भी तो जा सकते हैं। ऐसे ही अगर ये टीचर है, ये आखिरी कक्षा का बच्चा है, तो ये आखिरी कक्षा का बच्चा, इसके ऊपर इसका प्रभाव कम नहीं होगा और इसके ऊपर इसका प्रभाव कम होगा। और बाहर से एनर्जी होती है ना, हीट एनर्जी, वो जब इनको इसको ये एनर्जी को जैसे ये प्राप्त करते हैं, बाहर से मिलने वाली ऊष्मा, बाहर से मिलने वाली ऊष्मा को जैसे ये इलेक्ट्रॉन पा जाता है, वैसे यहाँ से ये रफू चक्कर हो जाता है, बाहर निकल जाता है। अब बताओ, इस परमाणु ने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया कि नहीं त्याग दिया? आसानी से त्याग दिया। थोड़ी सी एनर्जी से ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, थोड़ी सी एनर्जी से बाहर निकल गया, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। अब इलेक्ट्रॉन त्याग करके ये क्या बना गया? धनायन बना दिया। धनायन, इसने क्या बना दिया? धनायन बना दिया, पॉजिटिव चार्ज बन गया, ये पॉजिटिव आयन बन गया। आई बात समझ में? तो धातुओं की ये प्रवृत्ति होती है। धातुएं उनको कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं, उनको धातुएं कहते हैं। जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं? धातुएं कहते हैं, या धातु कहते हैं। आई बात समझ में? बोलो। तो अब कोई तुमसे पूछे कि धातुएं क्या होते हैं, तो क्या कहोगे? धातुएं वे तत्व होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जिसमें ज्यादा हो, वो धातुएं होती है। आई बात समझ में? इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति किसमें ज्यादा होती है? धातुओं में ज्यादा होती है। आई बात समझ? धातु वे तत्व होते हैं, वे तत्व होते हैं जिनमें जिनमें इलेक्ट्रॉन त्याग, इलेक्ट्रॉन त्याग धनायन बनाने की, धनायन बनाने की धातु वे तत्व होते हैं जो, लिखो यहाँ पे, जो जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति, प्रवृत्ति रखते रखते हैं। अर्थात अर्थात धातुएं विद्युत, धातुएं विद्युत
धनात्मक होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से त्याग देते हैं, में बिल्कुल धनात्मक होते हैं। ये जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे एल्यूमिनियम, जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम धातु है कि नहीं है? एल्यूमिनियम लोहा, इसको आयरन कहते हो, आयरन, आयरन ये भी धातु है, आयरन का यही होता है। सिंबल याद रखो हर चीज के, हर तत्व के सिंबल याद होने चाहिए, ठीक है, 9th में भी पढ़ाया जाता है सिंबल। आयरन हो गया, सिल्वर हो गया जिसको हम चांदी कहते हैं, ये भी धातु है, इसका Ag होता है, बोलो। गोल्ड हो गया, ये भी धातु है, इसको हम Au से कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र होता है Au, ठीक। मरकरी हो गया, मरकरी जिसको हम पारा कहते हैं, पारा, ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र होता है Hg हो गया। सोडियम हो गया, सोडियम, पोटेशियम हो गया, सोडियम यानी पोटेशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, के हो गया, ठीक। आज लगा दो, बहुत सारे धातु होते हैं, ये सब धातु हैं। धातुओं के भौतिक गुण, धातुओं के भौतिक गुण, धातुओं के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, धातुओं के भौतिक गुण। भौतिक गुण का मतलब क्या होता है? भौतिक गुण का मतलब होता है किसी वस्तु की रंग, है ना, उसकी चमक, उसकी अवस्था, उसका ताप, है ना, ये सब चीजों के बारे में बात की जा रही है। तो सबसे पहले हेडिंग बनाओ, धात्विक चमक, मेटेलिक लस्टर, मेटेलिक लस्टर, धात्विक चमक, मेटेलिक लस्टर। तुमने देखा होगा कि जितनी भी धातुएं होती है, जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिखा, एल्युमिनियम, आयरन, सिल्वर, तांबा, इसको कॉपर कहते हो, गोल्ड, ये सब अपने अपने खुद का कलर रखते हैं। जब ये चमकते हैं तो अपना अपना कलर लेके चमकते हैं। ये चमकते हैं कि नहीं चमकते, बताओ? एल्युमिनियम चमकता है कि नहीं चमकता है? आयरन चमकता है कि नहीं चमकता है? सिल्वर चमकता है ना, गोल्ड चमकता है ना, बोलो। सोडियम हल्का फुल्का चमकता है, मरकरी तो बहुत ज्यादा चमकता है। तो ये जब चमकते हैं तो इनके पास खुद की अपनी एक चमक होती है। ऐसा तो है नहीं सब एक जैसे चमकते हैं, नहीं ना। तांबे को देखोगे, अगर नया नया तांबा है, बहुत नया नया बर्तन है तांबे का, तो देखो अपने खुद की एक चमक है, हल्का सा ब्राउन और रेड कलर का, है ना। एल्युमिनियम का अपना खुद का कलर है, व्हाइट कलर का चमकता है एल्युमिनियम, बोलो। नया बर्तन देखो कभी। और आयरन को देखो, जब आयरन नया होता तब भी ये बहुत तेज चमकता है, बोलो। इसकी अपनी एक चमक होती है। सिल्वर की तो चमक अपनी अलग ही होती है, गोल्ड की अपनी खुद की चमक होती है। तो जितनी भी धातुएं होती हैं, तो ज्यादातर धातुएं चमकदार होती है, उनके पास अपनी खुद की चमक होती है। आई बात? तो ये भी एक गुण है धातुओं का, उनके पास खुद की अपनी एक चमक होती है। तो शुद्ध धातुओं की सतह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, अच्छा, ये चमक क्यों होती है? क्योंकि उनमें क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। किसमें? धातुओं में। क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। इनकी वजह से वो ज्यादा चमकदार होता है। तो हम पे लिखेंगे शुद्ध धातुओं की सतह, शुद्ध धातुओं की सतह, शुद्ध धातुओं की सतह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण चमकदार होते हैं, चमकदार होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण चमकदार होते हैं, जिसके कारण धातुओं के आभूषण बनाए जाते हैं। बताओ, चमक की वजह से तो धातुओं को क्या बनाया जाता है? आभूषण बनाया जाता है। आभूषण मतलब ज्वेलरी बनाए जाते हैं। अगर ये चमके ना तो कोई इनकी ज्वेलरी बनाएगा? नहीं बनाएगा। चमक की वजह से इनकी ज्वेलरी बनाई जाती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, चमकदार होते हैं, जैसे तांबा, तांबे की अपनी चमक होती है। तांबे का सिंबल होता है Cu। जैसे सोना, सोना क्या आभूषण बनाया जाता है? सोना बहुत चमकता है, Au।
जैसे चांदी, चांदी के भी आभूषण बनाए जाते हैं क्योंकि ये बहुत चमकता है। बोलो। आदि, आदि, इनके सबके आभूषण बनाए जाते हैं क्योंकि इनके पास खुद की चमक होती है। समझ में आ रहा है? अपवाद जानते हो किसको कहते हैं? कोई बताएगा अपवाद किसको कहते हैं? जो नियम के विरुद्ध हो उसको क्या कहते हैं? अपवाद, एक्सेप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सेप्शन। में अपवाद क्या है? इसमें अपवाद ये है कि जो आयोडीन होता है, आयोडीन, आयोडीन, आयोडीन भी तो एक, आयोडीन एक अधातु है। क्या है? आयोडीन एक अधातु है। आयोडीन अधातु है। तथा ग्रेफाइड, ग्रेफाइड भी अधातु है, धातु नहीं है। बोलो। लेकिन फिर भी ये चमकदार होते हैं, फिर भी ये चमकदार होते हैं। तो ये बात अपवाद हो गई कि नहीं हो गई? मतलब ये धातु नहीं है तब भी चमकदार है, और जबकि हम कह रहे हैं कि धातुएं चमकदार होती हैं, जबकि अधातु भी कुछ चमकदार होते हैं। आई बात समझ में? आयोडीन तथा ग्रेफाइड क्या है? अधातु है, अधातु है, परंतु परंतु ये चमकदार होते हैं। तो ये बात हो गई अपवाद, तो इसको लिख लो अपवाद करके। अब हम ऊपर आएंगे, थोड़ा सा नंबर 2 हेडिंग बनाएंगे। नंबर 2 हेडिंग बनाओ। भौतिक गुण भी चलेंगे कल। ऊष्मी, ऊष्मी सुचालकता, सुचालकता, इलेक्ट्रिकल एंड डक्टिविटी। अभी मैंने बताया फर्स्ट नंबर में, देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा है। शुद्ध धातुओं की सतह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के साथ चमकदार होते हैं। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कहाँ से आएंगे वो फ्री इलेक्ट्रॉन? मैंने बताया ना कि परमाणु के सबसे आखिरी वाली जो कक्षा होती है, वो आखिरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री हो जाता है, बाहर से थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, वो फ्री हो जाता है, और फ्री हो जाता है तो उसी चालक में, उसी धातु में इधर उधर टहलता रहता है। उसी को हम फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और वही मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा को प्रवाहित करता है। यही बात समझ में? इस वही फ्री इलेक्ट्रॉन उसको सुचालक बनाता है। विद्युत तथा ऊष्मा का क्या बनाता है? सुचालक बनाता है। सुचालक मतलब धातुओं से करंट आसानी से प्रवाहित हो जाता है, ऊष्मा भी प्रवाहित हो जाती है। जैसे तुम्हारे पास लोहे की रॉड है, लोहे की रॉड पे अगर हम यहाँ पे किसी चीज, लोहे की रॉड के एक सिरे को अगर हम गर्म करें, इसको अगर हम गर्म करें, तो धीरे धीरे पूरी लोहे की रॉड गर्म हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक ऊष्मा कैसे आ गई? इसके अंदर चालन विधि के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हुआ, जिसकी वजह से ऊष्मा यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कर गई। मतलब धातुओं में ऊष्मा चल सकती है, इसीलिए ये सुचालक हो गई ऊष्मा की। बोलो। और करंट भी तो फ्लो हो सकता है। देखो लोहे का, तांबे का, एल्युमिनियम का तार होता है, एक जगह से दूसरी जगह करंट पहुंचाता है कि नहीं? तो ये सब क्या है? धातुएं ही तो है। इसमें भी देखो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो विद्युत धारा का प्रवाह होना मतलब सुचालक होना। आई बात समझ में? धातुओं में, धातुओं में विद्युत तथा, विद्युत तथा ऊष्मा का, विद्युत तथा ऊष्मा का स्थानांतरण, स्थानांतरण यानी एक जगह दूसरी जगह पहुंचाना, सरलता पूर्वक, सरलता पूर्वक विद्युत तथा ऊष्मा का स्थानांतरण सरलता पूर्वक होता है, होता है। अतः 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 ये विद्युत तथा ऊष्मा की, ऊष्मा की सुचालक होते, विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते पाए जाते हैं। ठीक ठीक। और सबसे अच्छी सुचालक कौन है विद्युत धारा की? कौन सी धातु है? सिल्वर, सिल्वर तो हम चांदी कहते हैं। ठीक है। एजी, ये विद्युत की, विद्युत तथा ऊष्मा की सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ सुचालक है, सुचालक है। बोलो, बात समझ में आई? मतलब
चांदी में करंट बहुत ही इजीली फ्लो कर सकता है, बोलो सिल्वर में। लेकिन चांदी तो बहुत महंगी होती है ना, इसलिए चांदी के तार तो कोई में लगा नहीं सकता। तुम लगा सकते हो चांदी के तार, लगा सकते हो नहीं, पहनने को मिल नहीं रही, इतनी महंगी हो गई। तो चांदी के बाद फिर कौन सा आता है दूसरे नंबर पे? तांबा। तांबे के तार लगाते हैं, कॉपर का, है ना, कॉपर के तार का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे नंबर 1 पे तो चांदी होती है, विद्युत धारा का अच्छे से चालन करती है, यानी कि वो विद्युत तथा ऊष्मा की सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। उसके बाद आता है तांबा, फिर एल्युमिनियम, फिर अन्य धातुएं आती है। यही बात समझ में? हाँ। तो अगर कोई पूछे विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है, तो क्या कहोगे? चांदी कहोगे। ठीक, इसमें भी एक एक्सेप्शन है। कौन सा एक्सेप्शन है? एक अपवाद इसमें भी है, अपवाद इसमें भी है। कौन सा अपवाद है? जो ग्रेफाइड होता है ना, ग्रेफाइड, ये एक अधातु है, ग्रेफाइड अधातु है। ठीक, फिर भी ये विद्युत का सुचालक है, जबकि अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक, तो ये अपवाद हो गया कि अधातु है, परंतु इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन के होने के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थिति होती है, इससे यह एक सुचालक है। ग्रेफाइट मतलब जो पेंसिल की रॉड होती है, जिसे हम लिखते हैं ब्लैक कलर की, वो विद्युत की क्या है? सुचालक है। ठीक, थर्ड नंबर हेडिंग बना लो, कल बताएंगे। थर्ड नंबर, कल बताएंगे इसके बारे में, टाइम हो गया। उम्मीद है मैंने जहां तक पढ़ाया वहां तक समझ में आया। बोलो, रिवीजन करके आना, अगर कोई डाउट है तो पूछना होता है। ठीक, रिवीजन कर लेना।